गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज का ये हमारा क्लास नंबर 24 है, जिसमें हम अंतःदृष्टि यानी कि सूझ का सिद्धांत को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं सूझ के सिद्धांत को। देखिए, तो सबसे पहले जो सूझ का सिद्धांत है उसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, तो मैक्स वर्दीमर हैं। कौन है? मैक्स वर्दीमर। इनका पूरा नाम है मैक्स वर्दीमर। ठीक है, चलिए दूसरा इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सूझ के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, तो एक मनोवैज्ञानिक थे वोल्फगैंग कोहलर। इन्होंने क्या किया था, एक चिंपांजी नामक है ना, एक चिंपांजी पर, जो कि जिनका नाम क्या था, सुल्तान था, उस पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो इसको किस नाम दे दिया गया है, तो सूझ का सिद्धांत नाम दिया गया है। ठीक है, अगला है, इसी सिद्धांत को हम समग्रता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि समग्रता यानी कि पूर्णवाद यानी कि पूर्णता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पूर्णता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यह जो सिद्धांत है जिसको हम पढ़ रहे हैं ना, जिसे हम सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ना, या फिर इसी को हम क्या कह रहे हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं। तो इसका प्रतिपादन हुआ था जर्मनी में। ठीक है, इसका जो प्रतिपादन है वो कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, देखिए इसका हम की पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सन 1911 में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है मैक्स वर्दीमर। उन्होंने क्या किया, मैक्स वर्दीमर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत में सीखना, देखिए थॉर्नडाइक ने क्या बताया था कि जो सीखना होता है वो अभ्यास के माध्यम से होता है ना। तो उसको मैक्स वर्दीमर ने क्या किया था, खंडन किया, और इसी खंडन में बोला कि जो सीखना है ना, वो अभ्यास से नहीं होता, बल्कि लोगों के या किसी भी जानवर या किसी भी प्राणी के सूझ से होता है। ठीक है, तो किससे होता है, इन्होंने बोला सूझ से होता है। ठीक है, देखिए मैक्स वर्दीमर ने सन 1912 में, ठीक है, सन 1911 में क्या किया था, इन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत का खंडन किया, और 1912 में इन्होंने एक गेस्टाल्टवाद नामक पुस्तक लिखी, और पहली बार इसी में गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया है एग्जाम में कि गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग है ना किसने किया था, तो किसने किया है, मैक्स वर्दीमर ने किया है। किस पुस्तक में किया हुआ है, तो गेस्टाल्टवाद नामक पुस्तक में किया हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। जो मैक्स वर्दीमर है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, जो गेस्टाल्टवाद शब्द है ना, जो गेस्टाल्ट शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार, यानी कि पूर्ण रूप से, या फिर इसी को हम समग्र रूप से कहते हैं। यानी कि यह जो सिद्धांत है यही बताता है कि पूर्ण से अंश की ओर जो है वह सीखना होता है। यानी कि जो सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, वो किस सिद्धांत को बताता है, तो सूझ के सिद्धांत मैक्स वर्दीमर के पूर्णाकार या समग्राकार है ना, या इसी को हम गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इसी सिद्धांत का है जो सूत्र है वो क्या है, तो पूर्ण से अंश की ओर है। ठीक है, फिर इन्होंने तो केवल क्या लिखा था, मैक्स वर्दीमर ने बुक लिखा था। ठीक है, बुक में इन्होंने क्या बताया था कि जो सीखना होता है वो अभ्यास के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है, हमारे सूझ के द्वारा होता है ना। फिर इसके बाद में आते हैं कोहलर, और कोहलर ने क्या किया कि मैक्स वर्दीमर के जो विचार थे, यानी कि जो सीखना है वो सूझ के माध्यम से होता है, इसको आगे बढ़ाने का क्या किया था, काम शुरू किया। तो वोल्फगैंग कोहलर ने सन 1916, ठीक है, कब से स्टार्ट किया था, तो 1916 से लेकर के 20 में है ना, एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर क्या किया था, प्रयोग किया था। कहाँ किया था प्रयोग, तो केनारी द्वीप में किया हुआ है। ठीक है, केनारी द्वीप कहाँ पर है, तो केनारी द्वीप जानते रहेंगे, ये है जर्मनी में। ठीक है, क्योंकि इस
जो यह जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है एक और मनोवैज्ञानिक कर्ट कोपका। ठीक है, तीसरे मनोवैज्ञानिक थे कर्ट कोपका। इसने क्या किया था कि इस प्रयोग को कर्ट कोपका ने क्या किया? सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया है। ठीक है, कब किया? यह सिद्धांत सन 1925 में ख्याति यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी कि सबसे पहले 1911 में आते हैं मैक्स वर्दिमर और वो क्या करते हैं? थॉर्नडाइक के सिद्धांत का क्या कर देते हैं? खंडन कर देते हैं। किसका खंडन करते हैं? कि जो सीखना होता है वो अभ्यास के माध्यम से नहीं होता, बल्कि कैसे होता है? सूझ के माध्यम से होता है ना। फिर उन्हीं ने जो मैक्स वर्दिमर है उन्होंने क्या किया? 1912 में एक संप्रदाय लाया, यानी कि एक स्कूल की स्थापना की, जिसे हम क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, इसमें फिर इस पर है ना जो हमारे वोल्फगैंग कोहलर है उन्होंने 1916 से लेकर के 1920 तक क्या किया था? एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया और उस चिंपैंजी का क्या नाम दिया था? तो सुल्तान नाम दिया था। और इस प्रयोग को उन्होंने क्या कहाँ किया? तो किनारी द्वीप में किया हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं कर्ट कोपका। कर्ट कोपका क्या करते हैं कि इस सिद्धांत को उन्होंने क्या किया था? सिद्धांत के रूप में पूरी तरीके से व्याख्या की और उसको प्रसिद्धि दिलाई है। कब दिलाई? तो 1925 में। ठीक है, 1925 में, यानी कि यह जो सिद्धांत है वो क्या हुआ? पूरी तरीके से प्रसिद्ध हो पाया। ठीक है, यानी कि अब हम देखते हैं कि समर्थनकर्ता के रूप में इनका जो समर्थन करता है वो कौन है? कर्ट लेविन। यानी कि जो कर्ट लेविन है, देखिए कर्ट कोपका अलग है, ये चौथे मनोवैज्ञानिक है कर्ट लेविन। कर्ट लेविन भी क्या थे? इनके साथ में थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया था? केवल साथ में थे, इन्होंने कोई उन लोगों के साथ में क्या किया? पूरी तरीके से प्रयोग में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आते थे? हमारे मैक्स वर्दिमर। इसको हम क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद के जनक कहते हैं। फिर हमारे कौन आते हैं? कोहलर आते हैं। और कोहलर ने एक बुक लिखी हुई है जिसको हम कहते हैं द मेंटालिटी ऑफ एप्स, यानी कि चिंपांजी के है ना मस्तिष्क के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आते हैं कोपका। कोपका ने क्या किया था? तो सिद्धांत के रूप में इसे प्रयोग किया हुआ है, यानी कि प्रस्तुत किया हुआ है। आगे देखते हैं इनके प्रयोग के बारे में। देखिए प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया। अब कैसे प्रयोग किया हुआ? तो एक पिंजरे में इन्होंने क्या किया? एक चिंपैंजी को बंद कर दिया, है ना, पूरी तरीके से उसमें बंद कर दिया। और उसमें क्या कर दिया? कुछ बॉक्स रख दिए गए हैं, जैसे कि दिख रहा हुआ है ना, यहाँ पर दिख रहा है। तो बॉक्स रख दिया और ऊपर में क्या कर दिया? पिंजरे के ऊपर में केले को लटका दिया था। फिर क्या हुआ? जैसे ही इस चिंपैंजी को, यानी कि जो सुल्तान है, उसको क्या होने लगा? भूख लगने लगा। तो भूख के कारण क्या होने लगा? यह जो चिंपैंजी है वो उस केले के प्रति क्या होने लगा? आकर्षित होने लगा। फिर क्या किया? इसने उछल कूद बहुत किया और केले को प्राप्त नहीं कर पाया, है ना। फिर क्या हुआ? एकदम से इसके मन में क्या आता है कि मैं बॉक्स को क्या करूँगा? इस प्रकार से जमाऊंगा और केले तक पहुँच जाऊँगा। तो यह जो सूझ है ना, जो सोच है, वो कैसे आया? एकदम से आया, है ना, बार बार प्रयास करने पर नहीं हुआ, लेकिन अचानक से क्या हुआ? इस प्रकार से उसे सूझ आया कि मैं बॉक्स को जमाऊंगा, फिर क्या करूंगा? केले को मैं प्राप्त कर लूंगा। ठीक है, तो यह था उनका पहला प्रयोग। अब फिर इसी को उन्होंने क्या किया? इसी पर, है ना, देखिए यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि सुल्तान को एक पिंजरे में रखकर 4 से लेकर के 6 बॉक्स रख दिया गया। कितने बॉक्स रखे हैं? तो 4 से लेकर के 6 बॉक्स। ऊपर केला लटकाया। सुल्तान भूख लगने की स्थिति में क्या किया? सुल्तान ने बहुत प्रयास से सीखा, यानी कि उसमें क्या आ गया? सूझ आ गया और बॉक्स जमा कर क्या किया? केले को ले लिया। ठीक है, फिर इसी पर मतलब कि इसी चिंपैंजी पर उन्होंने क्या किया? दूसरा प्रयोग किया कि क्या सच में चिंपैंजी पर सूझ आता है, इसको चेक किया, है ना। तो अब क्या किया? दूसरे प्रयोग में इन्होंने, जो कोहलर है उन्होंने, तो कोहलर ने क्या किया कि चिंपैंजी को तो पिंजरे में बंद कर दिया, उसमें क्या रख दिया? इस बार स्टिक रख दिया था, यानी कि डंडे रख दिए थे। और डंडे कैसे रखे थे? कि डंडे को हम एक दूसरे पे जमा सकते थे, यानी कि डंडा ऐसा था कि हम तीनों, यानी कि अगर 3 डंडे रखे तो तीनों को हम क्या कर सकते हैं? जमा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर दिया? रख दिया। अब
जो चिंपांजी उसको भूख लगने पर क्या किया, इस प्रकार से केले को दूर में रख दिया। पहले क्या किया कि इसने एक डंडे को उठाया और उसको लाने का प्रयास किया, लेकिन वहां तक डंडा नहीं पहुंच पाया, है ना। तो फिर क्या हुआ, इस पर एकदम से सूझ आया और क्या कर लिया, तीनों डंडों को क्या कर लिया, एक साथ ऐसे जमा लिया और केले को क्या कर लिया, उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो यह था उनका दूसरा प्रयोग। देखो इसमें क्या था, इस प्रयोग में सुल्तान को डंडे को जोड़कर केला प्राप्त करना होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके की पॉइंट, यानी कि जो हमने गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को देखा उसके की पॉइंट क्या क्या है। तो कोई भी व्यक्ति पूर्व ज्ञान के आधार पर पैदा होने वाली सूझ को ही हम क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि कहते हैं। ठीक है, के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यानी कि यदि कोई भी समस्या किसी भी व्यक्ति या प्राणी के सामने हो तो अचानक से क्या आता है, उस समस्या के प्रति उस पर क्या आने लगता है, चिंतन आने लगता है, सूझ आने लगता है। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि कह रहे हैं। ठीक है, कब आएगा यह, जब समस्या होगा। यानी कि समस्या क्या है यहाँ पर, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जो सूझ है, इंसाइट है या अंतर्दृष्टि, जिसे हम इंसाइट या अंतर्दृष्टि एक प्रकार की मानसिक योग्यता है जो मनुष्य या उच्च मानसिक क्षमता वाले जानवरों में पाया जाता है। यानी कि यह जो सूझ है वो किस में पाया जाएगा, मनुष्य है या फिर उच्च मानसिक क्षमता वाले जानवरों में पाया जाएगा। जैसे कि चिंपांजी हो गया, मनुष्य हो गया, है ना, और उच्च मानसिक क्षमता जैसे कि डॉल्फिन हो गया, इन सब में पाया जाएगा। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, इसके द्वारा किसी भी समस्या का समाधान मस्तिष्क में अचानक से आता है। यानी कि यह सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी समस्या यदि व्यक्ति के पास में हो तो समस्या के समाधान के लिए क्या होता है, मस्तिष्क में अचानक से जो उत्पन्न हो रहा है ना, समस्या को हल करने के जो तरीके उत्पन्न होते, सूझ आते हैं, वो कैसे आते हैं, बोल रहा है अचानक से आते हैं। ठीक है, एकदम से आते हैं। चलिए आगे देखिए इस सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। तो इस सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग क्या क्या है। तो देखिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, यानी कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वो इसी के आधार पर होता है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है, तो वह है हमारे सूझ के सिद्धांत, जिसे हम गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसी से क्या होता है, हमें बच्चों के लेवल के अनुसार क्या करना पड़ता है, पाठ्यक्रम को रखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे तर्क एवं चिंतन शक्ति का निर्माण। ठीक है, इसमें क्या होता है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का निर्माण होता है। शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर है। चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक कार्य एवं खोज पर बल। ठीक है, पांचवा है खोज विधि का जन्म इसी सिद्धांत से हुआ। ठीक है, यानी कि खोज विधि का जन्म किस सिद्धांत से हुआ है, तो सूझ के सिद्धांत, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगला है गणित एवं विज्ञान विषय के लिए उपयोगी है सूझ का सिद्धांत। ठीक है, अगला है प्रतिभाशाली एवं सृजनशील बालकों के लिए भी यह सबसे उपयोगी माना जाता है। आगे देखेंगे आठवां पॉइंट क्या है, एकदम से समस्या का हल मिलना। नौवां पॉइंट है बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। यानी कि जो सूझ का सिद्धांत है वो बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है, ना कि छोटे बच्चों के लिए, है ना। तो इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या क्या है, यह छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, और यह क्या कहता है, अब यानी कि यांत्रिक जो अभ्यास है उसका विरोध करता है। तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो अभ्यास का विरोध करता है, तो वह है हमारा सूझ अंतर्दृष्टि, जिसे हम गेस्टाल्टवाद सिद्धांत या समग्रवाद सिद्धांत या इसी को पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा सूझ का सिद्धांत। ठीक है, जिसे किसने दिया हुआ है, तो मैक्स वर्दीमैन ने दिया हुआ है, और उसको आगे लेकर कौन गए, तो वोल्फगैंग कोहलर ने। फिर उस पर जो सिद्धांत है उसको जो लेखन कार्य है, यानी कि सिद्धांत के रूप में किसने लिखा, तो लास्ट में लिखा हुआ है कोफका ने। ठीक है, चलिए, और इसके समर्थक कौन है, तो इसको भी याद रखेंगे, वो है कर्ट लेविन। चलिए अब हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए देखिए पहला प्रश्न है हमारा,
ये है हमारा पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्दृष्टि जिसे हम इनसाइट कहते हैं इंग्लिश में, के माध्यम से अधिगम के सिद्धांत का अर्थ क्या है। यानी कि जो अंतर्दृष्टि है वो क्या बताता है, अधिगम के लिए विचार, तर्क और बुद्धिमत्ता जैसी उच्च क्रमिक मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो ये बात सही है, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम करना, जहाँ समस्या को, देखिए तो प्रयास एवं त्रुटि यानी कि अभ्यास आ गया, तो ये तो नहीं होगा, है ना। अधिगम जो एक विशेषज्ञ द्वारा दिए गए साक्ष्यों को देखने और उनके विचार कौशल, तो देखिए कौशल भी क्या बताता है, अभ्यास कार्य को बताता है ना। लास्ट पढ़ेंगे। इस प्रकार के अधिगम या समस्या को हल करना किसी समस्या के विभिन्न हिस्सों के संबंधों को समझने और उस स्थिति को समझने के माध्यम से अचानक होता है। यानी कि जो हमारा इंसाइट है, यानी कि जो सूझ है, वो कैसे आता है, तो अचानक से आता है, ठीक है। तो यही हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये भी सही है, लेकिन जो हमारा 100% सही है वो क्या है, हमारा चौथा ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए दूसरा प्रश्न। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है। यानी कि जो समग्रवादी मनोवैज्ञानिक है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहलाता है, नहीं कहलाता, ये तो जीन प्याजे का है। चेतना, ये भी नहीं है, है ना। संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं कैसी है, जो हमारा समग्रवादी है वो कैसा है, तो संपूर्ण रूप से, है ना। पूर्ण से लेकर के हम कहाँ तक जाते हैं, अंश की ओर जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है। तो देखिए गेस्टाल्ट का अर्थ मैंने बताया था क्या होता है, तो संपूर्ण या संपूर्ण एकीकरण, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, पूर्णाकार कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, पूर्णाकार, समग्र रूप से, है ना, यानी कि संपूर्ण। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में किस स्कूल ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम पर जोर दिया है। तो देखिए कौन सा स्कूल है जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बताता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत नहीं है, है ना, ये तो सिगमंड फ्रायड का है। व्यवहारवाद, इसे हम B.F. स्किनर का। संबंधवाद, ये भी नहीं है। गेस्टाल्टवाद ये है ना। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है, सिद्धांत है, वही बताता है किसको, सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को, है ना। यानी कि सूझ द्वारा अधिगम को कौन बताता है, तो गेस्टाल्टवाद बताता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। यानी कि सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया हुआ है, थॉर्नडाइक ने, तो ये नहीं किया है ना। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, तो ये बात सही है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, दूसरा, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। कौन कौन थे, तो देखिए हमने 3 मनोवैज्ञानिक पढ़ा हुआ है ना। अगर जनक के रूप में देखें तो सबसे पहले कौन आता है, तो मैक्स वर्दीमर आते हैं। कौन आते हैं, मैक्स वर्दीमर। दूसरे में आते हैं कोपका, और तीसरे में आते हैं कोहलर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये तीनों नाम भी दे दिए जाएं तो हम किसको लेंगे, मैक्स वर्दीमर को लेंगे, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है उसको लाया हुआ है, ठीक है। तो कौन है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, तो मैक्स वर्दीमर, कोपका, कोहलर, है ना। अगर तीनों दे करके ये सभी ऑप्शन दिया रहेगा तब हम ये सभी लगाएंगे, अगर ये सभी ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो हम किसको लेंगे, मैक्स वर्दीमर को लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है। यानी कि जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है उसके संस्थापक कौन थे, तो मैक्स वर्दीमर थे, अभी अभी देखे है ना। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि पूर्ण शिक्षण खालिश स्थान कारक पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि जो अंतर्दृष्टि है जिसे हम पूर्ण शिक्षण कहते हैं वो किस पर, तो देखिए यहाँ पर तो अनुभव जो है वो था, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर अनुभव नहीं रहेगा, यानी कि जो अनुभव
क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि यह बड़े बच्चों के लिए है ना। बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, ठीक है। बड़े बच्चों में क्या है? बुद्धिमत्ता है, तो बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। अधिगम की स्थिति भी होनी जरूरी है ना, यानी कि समस्या जरूरी है, ठीक है। तो कौन सा चीज है जो नहीं होना चाहिए? तो वो है आकांक्षा, ठीक है। इसकी बात नहीं की गई है, और जिसकी बात नहीं की गई है वही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? यानी कि जो समग्रवादी अध्ययन क्षेत्र है वो कैसा था? तो वो था संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं। कैसी प्रक्रियाएं थी? तो संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं थी। चलिए आगे देखेंगे। अगला है, एक छात्र गणितीय समस्याओं को हल कर रहा था और एक प्रश्न को हल करते समय उलझ गया। समाधान के बारे में सोचने में कुछ समय लगने के बाद से अचानक एक संकेत मिला और उसने समस्या का समाधान किया। वह खाली स्थान के माध्यम से सीख रहा है। यानी कि इस प्रकार का सीखना कैसा कहलाता है? सूझ के सिद्धांत की ओर संकेत करता है, जिसे हम अंतर्दृष्टि या इंसाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सबसे प्रमुख सदस्य हैं। यानी कि जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है ना, जो मनोविज्ञान है उसके सबसे प्रमुख सदस्य कौन थे? तो देखिए सबसे पहले आते हैं मैक्स वर्दीमर, है ना। फिर कौन आते हैं? वोल्फगैंग कोहलर। फिर आते हैं कर्ट कोपका। यानी कि इन तीनों ने मिला करके एक सिद्धांत दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि सभी जो है वह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी एक से यह सिद्धांत नहीं बना है, तीनों से मिलकर के क्या हुआ है? यह सिद्धांत जो है वह बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेंगे? यह सभी लेंगे। अगला, अपने प्रयोग के माध्यम से कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम खाली स्थान की ओर संकेत करता है। यानी कि जो कोहलर अपने प्रयोग के माध्यम से कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम कैसा होता है। तो देखिए कोहलर ने क्या किया था कि इन्होंने बताया था एक सूत्र जो कि क्या बताता है? पूर्ण से अंश की ओर, है ना। तो यानी कि जो सीखना है वो कैसा होना चाहिए? पूर्णाकार होना चाहिए। यानी कि पूर्ण स्थिति का यहाँ पर क्या होता है? धारण होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? यानी कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो देखिए कर्ट लेविन थे, है ना। पावलोव नहीं थे, वोल्फगैंग कोहलर थे। ये उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो कौन सा नहीं है? तो पावलोव नहीं है। अगला है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, है ना। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने दिया हुआ है? तो कोहलर ने दिया हुआ है। इन्होंने प्रयोग किया था चिंपांजी पर। कब किया है? तो 1916 से लेकर के 20 तक, है ना। 1916 से लेकर के कहाँ तक किया हुआ है? तो 20 तक प्रयोग किया हुआ है।